दोस्तों, यस बैंक की बात करें, उसकी जो सबसे बड़ी टेंशन थी वो सारी खत्म हो चुकी है। यानी एक तरफ तो आप देख सकते हो कि एडवेंट और कार्लियल की तरफ से उनको बहुत बड़ा एक फंड मिल चुका है और दूसरी तरफ एआरसी के माध्यम से उनका जो भी बैड एनपीए है वो ट्रांसफर हो चुका है। जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से यस बैंक ने अपने पूरे बैड एनपीए को एआरसी के माध्यम से ट्रांसफर कर लिया है। तो अब आप समझ सकते हो कि यस बैंक के लिए जो खराब दौर था वो खत्म हो चुका है और आने वाले समय डेफिनेटली अब यस बैंक में एक शानदार तेजी की शुरुआत हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यस बैंक ने एक डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाना पहले ही शुरू कर दिया था जब इन्होंने अपनी नई शुरुआत की थी। तब से लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप किए। उन्होंने अमेरिका की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी उसको अपनाया और उसके माध्यम से इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई थी कि कोविड काल में उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे कस्टमर जोड़े और तभी से इनके कारोबार की शुरुआत हो गई थी। और नतीजा ये रहा कि आरबीआई ने आखिरकार में उनको डिजिटल करेंसी के लॉन्चिंग के लिए चुन लिया। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि यस बैंक के लिए काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय इसकी प्राइस भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब धीरे धीरे देखें तो यस बैंक पूरी तरह से पटरी पर आ चुकी है। तो जो लेटेस्ट अपडेट है उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यस बैंक में जो फ्राइडे के दिन हमने 6% की बड़ी गिरावट देखी थी उसके बाद में क्या फिर से शानदार तेजी की शुरुआत होगी या फिर स्टॉक अब और नीचे आएगा। क्या 20 से नीचे स्टॉक फिर से जा सकता है या इस बार ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जो बड़ी तेजी बनी इसके पीछे कौन जवाबदार है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले फ्राइडे की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 21.10 पर रही, जहाँ पे 6.01% की हमने बड़ी गिरावट देखी है। अब आप देख सकते हो इस गिरावट के पीछे वजह बड़ी है प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक लगातार दौड़ा, 12 रुपीज़ 13 रुपीज़ के आसपास का जो स्टॉक था वो लगभग 24 को क्रॉस कर गया। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया कम समय में, यानी दुगुना हुआ एक तरह से देखे तो। और पिछले एक महीने में ये स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है और इसी वजह से लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो पिछले कई समय से इंतजार कर रहे थे कि कब हमें यस बैंक में प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले। और पहली बार स्टॉक है जो अपनी पुरानी हाई तोड़ के, जो उसने 2 साल पहले बनाई थी 20.85 की, उसको तोड़ के एक नई हाई बना दी थी। तो ऐसे में लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 6 महीने के हिसाब से स्टॉक ने 70% का बम्पर रिटर्न दे दिया है, क्योंकि 20 जून को आप देख सकते हो 12.35 के आसपास स्टॉक था, उस हिसाब से काफ़ी शानदार इसने रिटर्न दे दिया है। सिर्फ एक महीने की बात करें स्टॉक ने 26.73% का जबरदस्त पॉजिटिव रिटर्न दिया। 16.65 के आसपास स्टॉक था 21 नवंबर को, तो उस हिसाब से देखें तो काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है। और यहाँ पे 5 डेज के हिसाब से इस 6% की गिरावट के बावजूद अभी भी 6% की हमें तेजी देखने को मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। और फ्राइडे में गिरावट के पीछे एक और बड़ी वजह यह भी थी कि बाजार में हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी और बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट थी। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 18,269 के स्तर पे 0.79% की गिरावट थी। अब इस गिरावट के पीछे वजह है एफआई की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कई दिनों से एफआई बाजार में खरीदारी कर रहे थे, लेकिन अब एफआई बाजार में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो 43,219 के स्तर पे हमने 0.64% की गिरावट देखी। अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो यहाँ पे 4,334 के स्तर पे 2.92% की बड़ी गिरावट थी, लगभग 3% के आसपास की गिरावट है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो यहाँ पे 20,054 के स्तर पे 0.61% की गिरावट थी। यानी सरकारी बैंकों में काफ़ी बड़ी गिरावट थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में कम गिरावट थी। उसके बावजूद भी हमने यस बैंक पर गिरावट बड़ी देखी। इसके पीछे वजह थी प्रॉफिट बुकिंग। यस बैंक का स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सैटरडे को यस बैंक की तरफ से यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है। इन्होंने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने इनका जो बैड एनपीए है 48,000 करोड़ रुपीज़ का, वो जेसी फ्लावर्स को ट्रांसफ़र कर दिया है। यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास पूरा का पूरा बैड एनपीए ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब यस बैंक पूरी तरह से चिंता मुक्त हो चुकी है। तो सैटरडे को एक्सचेंज फाइलिंग में ये बात की जानकारी मिल चुकी है कि यस बैंक ने जो उनकी एक बहुत बड़ी योजना थी उससे निजात पा लिया है, उसमें से बाहर निकल चुके हैं। यानी अब इनका जो एनपीए है वो सारा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बीच में बहुत सारे नाटक चले। आप देख सकते हो कि एआरसी के गठन के लिए जो तरीका अपनाया गया लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। इसमें कुछ बहुत सारी बातें हैं जो ये एक तरह से ये इसको पारदर्शी नहीं बनाते, ऐसी बहुत सारी बातें निकल कर आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे देख सकते हैं कि यस बैंक ने अपने बैड लोन को जेसी फ्लावर्स को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब यहाँ पे यस बैंक ने जब एआरसी के माध्यम से अपना 48,000 रुपीज़ का एनपीए ट्रांसफ़र कर लिया, तो अब इनका जो जी एनपीए है वो 2% के आसपास रहेगा। यानी एक तरह से देखें तो एनपीए फ्री हो चुकी है यस बैंक। और आप देख सकते हो कि इसके लिए अब 1,600 रुपीज़ की एक बड़ी रकम मिल रही है यस बैंक को, जो रकम इनके Q3 के रिजल्ट में दिखाई दे सकती है, क्योंकि Q3 के पहले ही ये प्रोसेस पूरा कर लिया गया है।
अब यहाँ पे देख सकते हो कि 1585 के रेशियो में इसको सेटल किया गया है, यानी 15% इनको अपफ्रंट रकम मिली है और 85% की इनको सिक्योरिटी रिसिप्ट मिलेगी, जो आने वाले समय जैसे जैसे रिकवरी होगी वो पैसे यस बैंक को मिलते जाएंगे। लेकिन यस बैंक ने सारा टेंशन इस बार खत्म कर दिया है। इसके अलावा देखें तो यस बैंक के लिए जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली कि उनको एडवेंट और कार्यालय की तरफ से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला है, यानी करीब 9.99% की उन्होंने स्टेक लिए दोनों ने, और इसके बदले में करीब 9,000 करोड़ की बड़ी रकम यस बैंक को दी है। और इसके बदले में वो इनकी तरफ से बोर्ड के सदस्य भी नॉमिनी किए गए हैं और वो यस बैंक के बोर्ड के अंदर अब शामिल होंगे। तो एक तरह से देखें तो यस बैंक ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। और जिस तरह से यहाँ पे जो विदेशी इन्वेस्टर है वो यस बैंक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे, एफडीआई की तरफ से जो निवेश किया गया है, यानी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है वो काफ़ी बड़े मायने रखता है, क्योंकि जिस तरह से यस बैंक ने एक तरह से बहुत बड़ी इसके ऊपर एक ब्लेम लगा था जब यस बैंक पूरी तरह से डूबी थी राणा कपूर की वजह से, लेकिन अब जब एफडीआई की तरफ से निवेश आया तो लोगों का भरोसा लौट आया। दूसरी तरफ अगर देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो होल्डिंग है वो काफ़ी बड़ी 30% के आसपास की होल्डिंग है, और लॉक इन पीरियड के बाद भी यस बैंक 24% की होल्डिंग अपनी मेंटेन रखेंगे, यानी वो अपनी लॉक इन पीरियड के दौरान अपनी होल्डिंग को नहीं बेचेंगे, ऐसी संभावना दिख रही है। और प्रशांत कुमार की तरफ से बयान निकल कर आया है कि एसबीआई अपनी होल्डिंग को नहीं बेचेंगे। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक और आप देख सकते हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक की जो होल्डिंग है वो भी फिलहाल कह चुके हैं कि आने वाले समय अपनी लॉक इन पीरियड के बावजूद भी उनकी होल्डिंग को वो नहीं बेचेंगे। तो जो डर है वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम हो जाना चाहिए कि आने वाले समय में इसमें बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर फिलहाल अपनी होल्डिंग को नहीं बेचने वाले हैं। अब यहाँ पे पिछले दिनों जो लगातार बड़ी तेजी बनी, इसके पीछे कह रहे हैं कि कुछ बिग प्लेयर है जिन्होंने यहाँ पे एक बड़ी बल्क खरीदारी की और इसी वजह से यहाँ पे प्राइस बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि लगातार पॉजिटिव खबरें तो कई बार आई लेकिन इस बार काफ़ी बड़ी तेजी बनी है। और वैसे अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे भी ब्रोकरेज हाउस थे जो लगातार निगेटिव कमेंट्स भी कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे कि इसकी प्राइस नीचे जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं और प्राइस बढ़ गई। इसके अलावा देखें तो यस बैंक के लिए जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा कि आरबीआई ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग में उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा अगर देखें तो आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ में शामिल कर लिया है। ये 4 बैंक है इंडिया की जो डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग में शुरुआत में शामिल हो चुके हैं। और आने वाले समय में आप देख सकते हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को शामिल किया जाएगा। यानी पहले 4 बैंक है जिसमें यस बैंक शामिल है, आने वाले समय में इन 4 दूसरी बैंकों को भी शामिल किया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि फिलहाल 4 बड़ी सिटीज़ में इसकी लॉन्चिंग की शुरुआत हो चुकी है डिजिटल करेंसी की, जिसमें मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को शामिल किया गया है। और आने वाले समय में आप देख सकते हो इसमें और नई सिटी जोड़ी जाएगी, जिसमें अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला को शामिल किया जाएगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि डिजिटल करेंसी की शुरुआत में यस बैंक का एक बड़ा योगदान होगा। इसके अलावा आप देख सकते हो कि कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो अभी भी इसको लेकर बुलिश है, उनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। तो आप देख सकते हो टिप्स टू ट्रेड की तरफ से पवित्रा शेट्टी का कहना है कि इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने अपनी पुरानी जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के नई एक लेवल में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करीब 17 के ऊपर इसमें खरीदारी की सलाह बन रही है, और उनके हिसाब से जो टारगेट है नियर टर्म के वो 25 से लेकर 2750 के आसपास, यानी 25 से लेकर 27.5 तक जाने की संभावना है, और 16.40 से 17 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ये जो फिलहाल अब तेजी का दौर इसमें शुरू हो सकता है। इसके अलावा अगर देखें तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से नागराज सिटी की तरफ से भी देख सकते हो कि इसमें आने वाले समय में इसके जो टारगेट्स है वो 25 का, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 31 का हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हो कि करेक्शन में आपको 19.50 के आसपास इसमें डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए। आने वाले 3 से 5 महीनों में ये 31 तक जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी शानदार टारगेट निकल के आ रहे हैं, और इसीलिए आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। काफ़ी अच्छी तेज़ी बन चुकी है, एक तरफा तेज़ी कभी भी बनती नहीं है, बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। तो ये मौका है आपके पास प्रॉफिट बुकिंग का, अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म मिड टर्म का है तो, क्योंकि कम समय में आपकी रकम 50% से ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे में आपको प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए और डीप में फिर से खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए, क्योंकि करेक्शन के बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे जरूर आएगा, उसके बाद फिर से नई शुरुआत होगी। क्योंकि यस बैंक अब पुराने जो दिन थे उसके सारे लग चुके हैं, अब यस बैंक एनपीए फ्री होकर तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इन्वेस्टमेंट इस समय करने का मौका है। आने वाले समय ये बहुत जल्द 3 डिजिट में भी जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।